15 अगस्त 1970 वॉशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस में एक अर्जेंट मीटिंग बुलाई जाती है, जिसमें खुद प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन और CIA डायरेक्टर रिचर्ड हेम्स एक अर्जेंट इंटेंस मीटिंग करते हैं। करीब आधे घंटे की मीटिंग के बाद प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन एक हैंड रिटन नोट देते हैं CIA डायरेक्टर को और उनसे कहते हैं प्लान एग्जीक्यूट करो, अपने बेस्ट से बेस्ट आदमियों को इन काम पर लगाओ। मैं तुम्हें $1 करोड़ दे रहा हूं, अगर कम पड़े तो और दूंगा। किसी भी तरीके से स्टेट या डिप्लोमेसी का तरीका इस्तेमाल नहीं करने का, सिर्फ अगले 48 घंटे के अंदर अंदर एक्शन प्लान शुरू कर दो। CIA डायरेक्टर वो हैंड रिटन नोट लेकर के अपने कलीग्स की तरफ बढ़ते हैं उसके एग्जीक्यूशन प्लान की मीटिंग के लिए। CIA डायरेक्टर एक बार वो हैंड रिटन नोट देखते हैं, एक बार अपने टीम मेंबर्स के चेहरों को। क्या था इस हैंड रिटन नोट में? इस हैंड रिटन नोट में था एक देश के तबाही का प्लान। इस छोटे से कागज पे था लाखों लोगों को भूख से मारने का प्लान, एक देश को तबाह करने का प्लान, वहां पे सालों से चल रही डेमोक्रेसी के मंजिल को गिराने का प्लान, वहां की मिलिट्री को फंड करके मिलिट्री कू करने का प्लान, वहां की इलेक्टेड गवर्नमेंट को ही गिराने का प्लान। कौन था ये देश जिसके पीछे अमेरिका इतना ज्यादा पड़ा हुआ था और क्यों पड़ा? ये देश था चिली। अभी पिछले साल जो भी बांग्लादेश में हुआ, वहाँ पे एक पैटर्न था कि स्टूडेंट प्रोटेस्ट चला, फिर आर्मी ने एक अल्टीमेटम दिया और वहाँ की प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना को अपना देश ही छोड़ करके भागना पड़ा। ऐसी ही मिलती जुलती चीजें कुछ साउथ कोरिया में भी हुआ, वहाँ की सरकार को भी बस कुछ ही देर के अंदर अंदर गिरा दिया गया। और अभी रिसेंटली कुछ ही दिनों पहले सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असद को अपना देश ही छोड़ करके भागना पड़ा। और जियोपॉलिटिक्स के एक्सपर्ट का ऐसा मानना है कि ये सारी चीजें फॉरेन इंटरवेंशन के थ्रू ही होती है, कोई बड़ी ताकत बाहर से इंटरवीन करती है जिसकी वजह से एक गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। तो बजाय इसके कि मैं आपको ये बताऊं कि इन सारे देशों में क्या हुआ है और उसमें फॉरेन इंटरवेंशन कैसे हुआ है, क्योंकि अभी ये सारे पेपर्स अभी भी क्लासिफाइड हैं, तो ये सारी बातें स्पेकुलेशंस होंगी। तो इसलिए मैंने सोचा कि आपके सामने जो भी पास्ट में ऐसे इंटरवेंशंस हुए हैं जिसके पेपर डीक्लासिफाइड किए गए हैं, उनके बारे में आपको डिटेल में बताना। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे पावरफुल कंट्रीज जो बड़ी इकोनॉमीज होती हैं वो छोटे और कमज़ोर इकोनॉमी वाली कंट्री को सिर्फ अपने इन्फ्लुएंस और अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए तबाह कर देते हैं और वहाँ के जनता को भूखे मरने पर भी मजबूर कर देते हैं। हम इस वीडियो के सेकंड पार्ट में बताएंगे कि कैसे एक मिलिट्री को फंड किया जाता है और कैसे उसे तैयार किया जाता है कि वो वहाँ की गवर्नमेंट को ही ओवरथ्रो कर दे। और जहाँ पर इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ में सारे लोगों ने कभी ना कभी एक बार मिलिट्री को विटनेस किया है, तो इंडिया ने ऐसे क्या स्टेप्स लिए हैं, इंडियन पॉलिटिशियंस ने ऐसे क्या कानून बनाए हैं जिसकी वजह से आज तक इंडिया ने मिलिट्री को विटनेस नहीं किया है, और क्या कभी इंडिया में किसी फॉरेन कंट्री ने इंटरवेंशन किया है या नहीं, अगर किया है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहा है, ये हम जानेंगे इस वीडियो के तीसरे पार्ट में। तो कॉन्टेक्स्ट को समझने के लिए हम कहानी को थोड़ा और पीछे से शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के पहले जहां पर पूरी दुनिया में ग्रेट ब्रिटेन का आतंक था, दुनिया के ज्यादातर जगहों को यूरोपियन कॉलोनाइजर्स कंट्रोल कर रहे थे और दुनिया के तमाम नेचुरल रिसोर्सेज को यही यूरोपियन कॉलोनाइजर्स ही एक्सप्लॉइट कर रहे थे। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद ये पावर बैलेंस शिफ्ट हो गया, ग्रेट ब्रिटेन से ये पावर अमेरिका की तरफ चला गया। तो जहां पर चिली के नेचुरल रिसोर्सेज को अभी तक यूरोपियन कॉलोनाइजर्स एक्सप्लॉइट कर रहे थे, अब यहाँ पर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन ने इसे एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया और इसकी शुरुआत 1920s में ही हो चुकी थी, जहां दो बड़ी अमेरिकन कंपनीज एनाकोंडा और कैनाकॉट, ये दोनों माइनिंग कंपनीज थी, देश के ज्यादातर वैल्यूएबल रिसोर्सेज को ये डायरेक्टली कंट्रोल कर रही थी। और सिर्फ ये दो अमेरिकन कंपनीज मिलकर के पूरे देश का 7 से 20% तक का GDP कंट्रोल कर रही थी और ये कंट्रोल उनका 1970 तक चला और 1970 में जाकर खत्म हो गया। 1970 में कैसे खत्म हुआ वो अभी हम वीडियो में आगे जानेंगे। तो ये दोनों कंपनियां चिली की चीप लेबर को हायर करके उन्हें
माइनिंग कंपनीज में काम करवाते थे और उन्हें इसके बदले बहुत ही कम वेजेस पर रखा गया था। जबकि चिली की इन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज का असली फायदा अमेरिका में बैठे हुए बिलियनर्स उठा रहे थे और ये एक्सप्लॉयटेशन साल दर साल चला जा रहा था। कई साल गुजर चुके थे और वर्किंग क्लास के सैलरी तक नहीं इंक्रीज किए गए थे। तब वहां पर रह रहे वर्कर्स को ये ख्याल आया कि वो अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं, वो एक हाई सैलरी डिजर्व करते हैं, उनकी सैलरी बढ़नी चाहिए। उन्होंने इसके अगेंस्ट में प्रोटेस्ट भी किया। लेकिन ये तो अमेरिकन थे, उन्हें इन लोगों को चुप कराना अच्छे से आता था क्योंकि चिली में चीप लेबर्स और भी ज़्यादा थे। तो कुछ लोगों को फायर कर दिया गया और कुछ लोगों को धमकी दे करके उन्हें चुप करा दिया गया। लेकिन वर्कर्स की मांग नहीं पूरी की गई क्योंकि लेबर्स की अगर आवाज़ सुनी जाती और उनके मांग पूरे किए जाते तो उसकी वजह से इनके प्रॉफिट कम हो जाते, जो कि ऑब्वियसली ये लोग कभी भी नहीं चाहते थे। और उसी बीच एक आवाज़ उठी कि चिली के रिसोर्सेज का फायदा सबसे पहले चिली के लोगों को होना चाहिए, ना कि अमेरिका में बैठे हुए कुछ अरबपतियों को। और इस आवाज के सपोर्ट में लोगों का एक हुजूम आ गया। जब इस आवाज देने वाले ने मुड़कर पीछे देखा तो उसके पीछे वर्किंग क्लास का एक काफिला था और ये आदमी था सल्वाडोर अलांदे। इस आवाज में इतनी ताकत थी कि अमेरिका में बैठे हुए अरबपतियों और नेताओं के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। वो अलांदे को रोकने की हर मुमकिन कोशिश में लग गए। उन्होंने अपनी एजेंसियों को हाई अलर्ट पे कर दिया। ये कोल्ड वॉर का दौर था, कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक प्रॉक्सी वॉर का दौर था। वैसे कायदे से देखा जाए तो इन दोनों शब्दों का अपने आप में एक पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है। लेकिन अगर कोल्ड वॉर के टाइम का कैपिटलिज्म और सोशलिज्म को शॉर्ट एंड सिंपल वर्ड्स में अगर आप समझना चाहते हैं तो बस इतना समझ लीजिए कि दो देश सिर्फ और सिर्फ अपना पावर, इन्फ्लुएंस और पैसा बढ़ाने के लिए किसी तीसरे देश में जाकर के जंग कर रहे हैं। इन्हें यह बिल्कुल फर्क नहीं पड़ रहा था कि कितने इनोसेंट लोग मारे जा रहे हैं। इन्हें बस फर्क पड़ता था सिर्फ और सिर्फ अपने इंटरेस्ट और अपने इन्फ्लुएंस से। तो 1950s और 1960s के बीच में यूएस ने अपना इन्फ्लुएंस चिली में और ज़्यादा बढ़ाने के लिए वहाँ पर तरह तरह के स्ट्रेटजीज और प्रोग्राम्स लाए गए जिससे कि चिली को और ज़्यादा अपने कंट्रोल में किया जाए, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करने से लेकर के प्रोपेगेंडा कैंपेन्स तक को फंड किया गया ताकि अलांदे का मोरल डाउन हो जाए। और उन्हीं प्रोपेगेंडा कैंपेन्स के थ्रू अलांदे को डिफेम किया गया ताकि चिली की जनता उन्हें सपोर्ट ना करे बल्कि उनसे नफरत करे। ये प्रोपेगेंडा कैंपेन्स तो अपनी जगह पर थे, लेकिन अलांदे भी हार मानने वाले नहीं थे। वो लगातार अपने ऊपर काम कर रहे थे और लोगों की प्रॉब्लम्स को हाईलाइट भी कर रहे थे और लोग धीरे धीरे प्रोटेस्ट करने लग गए थे। तो 1958 में चिली के प्रेसिडेंट जॉर्ज अलेसेंड्री, जो कि अमेरिका के ही पपेट थे, उनको सजेस्ट किए कि वो एक पॉलिसी लेकर आए और इस पॉलिसी में चिली के लोगों के प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होगा। और प्रेसिडेंट जॉर्ज अलेसेंड्री ने वो पॉलिसी इमीडिएटली लागू भी कर दी। लेसेस फेयर पॉलिसीज। क्या था इन पॉलिसीज में? बेसिकली अमेरिकन प्रोडक्ट्स पे टैरिफ को कम करना था और प्रेसिडेंट ने अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर टैरिफ कम भी कर दिया। अब ये टैरिफ कम करने का क्या मतलब है? जब कोई भी प्रोडक्ट एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जाती है तो दूसरी कंट्री उस पर इंपोर्ट टैक्स लगाती है और ये इंपोर्ट टैक्स सरकार ले करके उसे देश के डेवलपमेंट में अलग अलग तरीके से यूज करती है। आप इसके इम्पैक्ट की इंटेंसिटी को बस इस बात से पता लगा सकते हैं कि डोनाल्ड जे ट्रंप जब इलेक्ट होकर के दोबारा आए हैं तो उन्होंने कई देशों पर टैरिफ बढ़ाने की बात की और सिर्फ इस बढ़ाने की बात की वजह से कई सारे देशों में एक हलचल सी मच गई है। वहां के स्टॉक मार्केट भी नेगेटिव रिजल्ट दिखा रहे हैं और हर देश के ऑफिशियल्स बैक टू बैक सीक्रेटली मीटिंग्स भी कर रहे हैं ताकि ये टैरिफ कम करवाया जा सके। लेकिन चिली के प्रेसिडेंट एक पपेट थे, आखिर अमेरिका के ही पैसों से वो इलेक्शन जीत कर आए थे, तो जो अमेरिका ने कहा उन्होंने सेम वही काम कर दिया। लेकिन इसका रिजल्ट क्या हुआ? हर मॉल, हर शॉप, हर दुकान में सिर्फ और सिर्फ अमेरिकन मेड प्रोडक्ट्स ही दिखने लगे थे। बेसिक से बेसिक नीड के प्रोडक्ट्स भी अमेरिकन ही थे। पूरा का पूरा देश अमेरिकन प्रोडक्ट से ही ओवरवेल्म्ड हो गया था और उसकी वजह से चिली की लोकल और नेशनल इंडस्ट्रीज ग्रो नहीं कर रही थी, जो कि अमेरिका चाहता भी था। लोगों की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बद से बदतर होती जा रही थी और जनता जब इन हालात से तंग आकर के प्रोटेस्ट करती थी तो अमेरिका चिली को कुछ एड दे देता था ताकि इन प्रोटेस्टर्स को चुप कराया जा सके। लेकिन चिली की प्रॉब्लम्स थमने का नाम नहीं ले रही थी और फिर से मास लेवल पर चिली की जनता ने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और फिर से एक बार इनकी आवाज बना सल्वाडोर अलांदे। अब सल्वाडोर अलांदे के पास जनता का सपोर्ट था, उनकी आवाज थी और उन्होंने डिसाइड किया कि वो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन लड़ेंगे। और ये न्यूज़ पाते ही मानो अमेरिकन अरबपतियों और उनके नेताओं के दिल में एक खलबली सी मच गई हो। उन्होंने अलांदे के अपोजिट में जो भी पार्टियां लड़ रही थी
उनको फंड करना शुरू कर दिया ताकि वो इलेक्शन को जीत सकें। और CIA डायरेक्ट क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टी को फंड करना शुरू कर देती है, जिसके प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट रैडमिरो टॉमिक थे और जॉर्ज अलेक्जेंड्री जो कि एक फॉर्मर प्रेसिडेंट भी रह चुके थे, वो ये इलेक्शन इंडिपेंडेंट लड़ते हैं। और सल्वाडोर अलांदे जो कि सोशलिस्ट पार्टी के तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे। एक तरफ रैडमिरो टॉमिक के पीछे CIA का पैसा बोल रहा था, तो दूसरी तरफ अलांदे के पीछे वहां की जनता के प्रॉब्लम्स बोल रहे थे। एक तरफ रैडमिरो टॉमिक के पीछे CIA खड़ी थी और CIA बराबर फंड कर रही थी, वहीं पर दूसरी तरफ अलांदे जनता की एक आवाज बनकर उभर रहे थे। इनके पीछे चिली के लोग थे। और फिर इलेक्शन होता है और इस इलेक्शन के रिजल्ट ने CIA और USA के हाई प्रोफाइल लोगों का दिमाग हिला कर रख दिया। इवन दो अलांदे को इलेक्शन में मेजॉरिटी नहीं मिली, लेकिन सबसे ज्यादा वोट शेयर उन्हीं को मिला। जिसके पीछे CIA खड़ी थी और अथाह पैसा था, वो सिर्फ और सिर्फ 28% वोट शेयर हासिल कर सका और जॉर्ज अलेक्जेंड्री ने करीब 35% वोट शेयर हासिल किया। वहीं पर सोशलिस्ट पार्टी के सल्वाडोर अलांदे को करीब 37% का वोट शेयर मिला। और यह बात लोगों को बहुत क्लियर हो चुकी थी कि नेक्स्ट प्रेसिडेंट सल्वाडोर अलांदे ही होंगे, जो कि अमेरिका के लिए एक सर दर्द था। तभी व्हाइट हाउस में एक अर्जेंट मीटिंग होती है CIA डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स और प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन के साथ। ये वही मीटिंग है जिसकी मैंने वीडियो के शुरू में बात की थी। अब CIA डायरेक्टर की प्रेसिडेंट के साथ मीटिंग हो चुकी थी और प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन का ऑर्डर भी मिल चुका था। तो CIA डायरेक्टर उस हैंड रिटन नोट को लेकर के जाते हैं और अपने कलीग्स के साथ एक्शन प्लान की एक मीटिंग रखते हैं और वो मीटिंग में बताते हैं कि चिली में अलांदे की सरकार प्रेसिडेंट को बिल्कुल भी कबूल नहीं है। किसी भी तरीके से अलांदे को सरकार से दूर रखा जाए, इसके लिए उन्होंने $1 करोड़ दिए हैं और अगर जरूरत पड़ेगी तो और भी देंगे। और ये सब कुछ स्टेट या डिफेंस डिपार्टमेंट के कोऑर्डिनेशन के बगैर ही करना है। और इस मीटिंग की पूरी डिटेल CIA के डिक्लासिफाइड पेपर में पूरे डिटेल के साथ लिखी है। अगर आपको पढ़ना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और ये रहा प्रेसिडेंट के हैंड रिटन नोट का ओरिजिनल इमेज। और फिर इस मीटिंग के बाद CIA शुरू करती है प्रोजेक्ट फ्यूबेल्ट। और उस कागज के टुकड़े में एक्शन प्लान के 3 ट्रैक बताए गए थे। सबसे पहला ट्रैक कि चिली की कांग्रेस को कन्विंस करो कि वो अलांदे को प्रेसिडेंट ही ना बनाए, बल्कि वो रैडमिरो टॉमिक या जॉर्ज अलेक्जेंड्री को ही प्रेसिडेंट बनाए। और CIA अपने नेटवर्क्स का यूज करना शुरू कर देता है कि कांग्रेस को किसी भी तरीके से कन्विंस किया जाए कि वो सल्वाडोर अलांदे को प्रेसिडेंट ना बनाए। लेकिन किसी भी तरीके से ये बात बन नहीं पाती। तब CIA अपने सेकेंड ट्रैक पर आती है। ये ट्रैक था कि आर्मी जनरल को कुछ पैसे दे करके कू करवाया जाए। वहां के आर्मी जनरल को लालच दे करके, पैसे खिला करके किसी भी तरीके से एक ऐसा माहौल क्रिएट किया जाए कि अलांदे प्रेसिडेंट ना बन सके। तो CIA ने आर्मी जनरल आर्ने शिंदे को कांटेक्ट किया और कहा कि तुम किसी भी तरीके से अलांदे को प्रेसिडेंट बनने से रोकोगे। लेकिन आर्ने शिंदे ने किसी भी तरीके के पॉलिटिकल अफेयर में इंटरफेयर करने से साफ साफ मना कर दिया। और आर्ने शिंदे का साफ साफ जवाब सुन करके CIA सख्ते में आ गया, क्योंकि पहला और दूसरा ट्रैक ही ऐसा था जिसमें इमीडिएट एक्शन हो सकती थी। तीसरा ट्रैक थोड़ा टाइम लेने वाला था। तो CIA ने दूसरे पैरामिलिट्री फोर्सेस को कांटेक्ट करना शुरू किया और उन पैरामिलिट्री फोर्सेस ने आर्मी जनरल आर्ने शिंदे को किडनैप किया और उन्हें असैसिनेट कर दिया। आर्मी जनरल का असैसिनेशन, वो भी ऐसे टाइम में पूरे देश को शॉक कर दिया। और सिर्फ उसके 2 दिन के बाद 27 अक्टूबर 1970 को सल्वाडोर अलांदे प्रेसिडेंट की ओथ ले लेते हैं, जिससे कि अमेरिका और वहां पर बैठे अरबपतियों को एक बहुत बड़ा शॉक वेव लगता है। उन्होंने इलेक्शन में इतने पैसे इन्वेस्ट किए, इतना CIA को एक्टिव किया, लेकिन फिर भी अलांदे प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन CIA ने भी हार नहीं माना, वो अपने काम में लगी रही। CIA ने अलग अलग लोगों को फंड करके, उन्हें धमकियां दे करके अलग अलग तरीके के पैरामिलिट्री फोर्सेस बना दी, जैसे कि फादरलैंड और लिबर्टी। आर्मी जनरल का असैसिनेशन हो चुका था, लेकिन अब इनकी जगह पर दूसरे आर्मी जनरल आते हैं, कार्लोस पास। और इन्होंने भी सेम पॉलिसी मेंटेन की जो आर्ने शिंदे की थी, यानी कि किसी भी पॉलिटिकल अफेयर में आर्मी इंटरफेयर नहीं करेगी। और फिर अलांदे ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया, वही करना शुरू कर दिया जिस चीज का अमेरिका को डर था। अलांदे ने तुरंत मास लेवल पर बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का नेशनलाइजेशन करना शुरू कर दिया। वो लैंड रिफॉर्म्स भी लेकर के आए और अमेरिका के जायंट माइनिंग कंपनी जैसे कि एनाकोंडा और कैनाकोट, उनको भी नेशनलाइज कर दिया गया। और इस नेशनलाइजेशन के भूकंप के झटके को अमेरिका के अरबपति बराबर महसूस कर रहे थे। तब CIA ने अपना ट्रैक 3 यूज करना शुरू कर दिया। इस ट्रैक 3 में क्या था
कि वहाँ की इकोनॉमी को घुटने पर ला दो, वहाँ के लोगों को भूखे मरने पर छोड़ दो, वहाँ के ट्रक ड्राइवर्स को पैसे खिलाओ और वो रोड ही ब्लॉक कर दें। और CIA ने इसे तेजी से इम्प्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया और बहुत जल्द इसका इम्पैक्ट भी दिखना शुरू हो गया। इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई हो गया। न्यूज़पेपर्स में अलांदे की पॉलिसीज पर कटाक्ष करने लगे। न्यूज़पेपर्स में बताया गया कि अलांदे एक फिट प्रेसिडेंट नहीं है। वो चिली के लोगों का भरोसा तो जीत चुके हैं, लेकिन उस भरोसे का मिसयूज कर रहे हैं। और ये सब कुछ CIA के फंडिंग से प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था। हर तरफ भुखमरी फैल रही थी, लोगों की परेशानियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और इन सारे हालात में डॉलर की छाप साफ दिखाई दे रही थी। और इनके बीच खड़ा हुआ एक असहाय प्रेसिडेंट जो कभी अपने देश की तरफ देखता था और कभी अपने देशवासियों की तरफ। जहां पर एक तरफ देश में लोगों की परेशानियां बढ़ रही थी, लोग भूख से मर रहे थे, वहीं पर आर्मी में छोटे छोटे गुट बगावत करने पर आ गए और आर्मी जनरल कार्लोस भी इन पैरामिलिट्री ग्रुप्स को डिसमेंटल करने में कामयाब नहीं हुए। तो CIA ने अपना फिर से सेकंड ट्रैक एक्टिव किया, यानी कि मिलिट्री को ही सपोर्ट करके कू करवा दिया जाए। 29 जून 1973 कॉलोनल सुपर अपने टैंक रेजिमेंट को लेकर के प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने आकर खड़ा हो जाता है और प्रेसिडेंट अलांदे से रिजाइन की मांग करते हैं। प्रेसिडेंट अलांदे इमरजेंसी रूम से आर्मी जनरल कार्लोस को फोन करते हैं। कार्लोस उससे भी बड़ी मिलिट्री की फौज लेकर के आते हैं और ये कू फेल हो जाता है। कू तो फेल हो चुका था, लेकिन देश के प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हुए थे और कुछ ही दिनों के अंदर यह आर्मी जनरल भी चेंज होने वाला था। नेवी हेड जोस टर्बियो मोरिनो, इनको सपोर्ट मिलता है एयरफोर्स के हेड गोस्टोव ली से कू करने के लिए और फिर इनके साथ आकर मिलता है नया आर्मी जनरल अगस्तो पिनोशे। 11 सितंबर 1973 सुबह 8 बजे अलांदे के कुछ करीबी लोगों ने उन्हें खबर दी कि लगता है एयरफोर्स ने बगावत कर दी है। ये सुनते ही अलांदे तुरंत अपने घर से निकलकर प्रेसिडेंशियल पैलेस में पहुंच जाते हैं और वहां से वो इमरजेंसी रूम से एयरफोर्स के हेड को फोन करना शुरू करते हैं, लेकिन उन्हें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिलता है। कुछ देर के बाद दूसरे जूनियर ऑफिसर्स ने कॉल को रिसीव किया। तब इन्हें पता चला कि एयरफोर्स की किसी एक छोटी सी गुट ने नहीं, बल्कि आर्मी जनरल अगस्तो पिनोशे की क़यादत में पूरी की पूरी सेना ने बगावत कर दी है। सेना की टुकड़ियां अपनी बैरक से निकल करके रोड पर आ जाती है, जहाज़ों की उड़ान आसमान में और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और आर्मी अलांदे को रिजाइन करने के लिए कहती है, लेकिन अलांदे मना कर देते हैं। सुबह के 9 बजे आर्मी एक ऐलान करती है, अलांदे या तो सरेंडर करेंगे या फिर बम से मारे जाएंगे। लेकिन अलांदे अपनी बात पर अटल रहते हैं, वो रिजाइन करने से मना कर देते हैं। अलांदे का ये कॉन्फिडेंस देख करके आर्मी के लोग उनसे नेगोशिएशन के लेवल तक उतर आते हैं और उन्हें कहते हैं कि हम तुम्हें यहाँ से जिंदा भागने का मौका देते हैं अगर तुम रिजाइन कर दो। लेकिन अलांदे फिर भी मना कर देते हैं। अलांदे के कुछ करीबी लोग और सोशलिस्ट पार्टी के दूसरे नेता भी उन्हें ये सजेस्ट करने लगे कि ये टाइम आपको कॉन्फिडेंस दिखाने का नहीं, बल्कि यहाँ से एस्केप करने का है। हम यहाँ से भाग निकलते हैं, फिर बाद में हम इस कू के अगेंस्ट में काम करेंगे और अपने देश की डेमोक्रेसी को रिकवर करेंगे। लेकिन अलांदे वहां से फिर भी एस्केप नहीं करते। अलांदे की यह हठधर्मी देख करके एयरफोर्स ने बम गिराना शुरू कर दिया। 9:10 अलांदे इमरजेंसी रूम की तरफ भागते हैं। देश की नेशनल रेडियो की घंटी बजी, जिसमें अलांदे ने अपनी फेयरवेल स्पीच दी। मेरे दोस्तों, शायद ये मेरी आपसे आखिरी बार बात करने का मौका है। एयरफोर्स ने ज़्यादातर रेडियो कॉरपोरेशन और रेडियो पोर्टल्स को बॉम्ब से उड़ा दिया है। मेरे मन में कोई कड़वाहट नहीं है, बल्कि एक निराशा है और शायद ये एक मॉरल पनिशमेंट हो सकती है उन लोगों के लिए जिन्होंने वफादारी की कस्में खाकर भी देश से गद्दारी कर रहे हैं। इन सब के बावजूद मैं आपसे इतना ही कहूँगा कि मैं रिज़ाइन नहीं करने वाला। मैं चिली के लोगों के भरोसे की कीमत अपनी जान दे करके चुकाऊँगा। इतिहास हमारा है और लोग ही इतिहास बनाते हैं। मेरे देशवासियों, मुझे चिली और उसके भाग्य पर पूरा भरोसा है। जब देशद्रोही हावी होने की कोशिश कर रहा है तो दूसरे लोग कड़वे और अंधेरे पल से उभर जाएंगे। और ध्यान रखें, बहुत जल्द या देर से वो रास्ते फिर से खुलेंगे जहां से आज़ाद लोग आकर एक बेहतर समाज का निर्माण करेंगे। चिली अमर रहे, जनता अमर रहे, मजदूर अमर रहे।
ये मैंने प्रेसिडेंट अलांदे के लास्ट स्पीच से कुछ लाइंस आपको सुनाई हैं। उन्होंने पूरी एक लंबी स्पीच दी थी। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उधर से जाकर के पूरा पढ़ सकते हैं। इस फेयरवेल स्पीच के बाद आर्मी ने बॉम्बिंग्स और ज्यादा तेज कर दी। आर्मी के दूसरे गुट जो प्रेसिडेंशियल पैलेस के सामने खड़े थे वो प्रेसिडेंशियल पैलेस की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन तब उनका सामना होता है अलांदे के सीक्रेट फोर्सेस से। वो स्नाइपर्स आर्मी को ही मारना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद एयरफोर्स अपना हमला और तेज कर देती है, लेकिन ये अलांदे के गार्ड्स 2:30 बजे तक सरेंडर नहीं करते और अलांदे इसी कश्मकश में जाकर के एक सोफा पर बैठते हैं और उनका हाथ उनके गर्दन के पास था। इतने में एक आवाज आती है, देश भर की उम्मीदों और अपने देशवासियों के विश्वास को जिंदा रखने की कसमें खाने वाला प्रेसिडेंट मर चुका था। 2:30 बजे के बाद नेशनल रेडियो दिन में दूसरी बार बजा और इस बार आवाज़ प्रेसिडेंट अलांदे की नहीं बल्कि अगस्तो पिनोशे की थी। अगस्तो पिनोशे ने कहा कि आर्मी ने सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया है और लोगों के प्रॉब्लम्स बहुत जल्द दूर हो जाएंगे। और हुआ भी ऐसा, लोगों के प्रॉब्लम्स नहीं दूर हुए, लेकिन जिन लोग के साथ प्रॉब्लम था वो लोग गायब होने लगे। जो लोग प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करते थे वो लोग गायब होने लगे। इसके सिर्फ 2 दिन के बाद ही 13 सितंबर 1973 को जुंटा यानी कि वहां की मिलिट्री ने कांग्रेस को डिसॉल्व कर दिया और नेवी हेड, एयरफोर्स हेड और आर्मी जनरल इन लोगों ने अपना अपना पावर शेयर किया। और फिर अलांदे के सपोर्टर्स ने इस कू के अगेंस्ट में प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया और पिनोशे ने तुरंत इन लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इनको अरेस्ट करके सबसे पहले इन्हें टॉर्चर कैंप ले जाया जाता था। वहां पर इन्हें टॉर्चर कैंप में टॉर्चर किया जाता था और फिर उन्हें मार दिया जाता था। और कई लोग पिनोशे का शिकार बन करके हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गए। और यहाँ से शुरू होता है चिली का डार्क फेज। जिन लोगों पर भी शक होता था पिनोशे उन्हें अरेस्ट करवा लेता था। कितने लोगों को टॉर्चर कैंप में दीवार में ही चुनवा दिया गया। जब टॉर्चर कैंप की दीवारें इन लोगों के खून से भर गईं और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, तब इन्होंने लाशों को बोटी बोटी काट कर उन्हें समंदरों में फेंकना शुरू कर दिया। और ये सब कुछ बहुत दूर से अमेरिका, जो कि ह्यूमन राइट वायलेशन के अगेंस्ट डंका बजाता है, जिसके हर सुर में डेमोक्रेसी के गिटार की तार बजती है, चुप्पी साधे हुए वो बस खिलखिला के हंस रहा था। क्यों ना हंसे, आखिर जो उसे अपना एक मकसद मिल गया था, उसे फिर से अपना एक पपेट मिल गया था, उसने अपना एक मकसद हासिल किया था। और ये कू होने के कुछ ही दिनों के बाद यानी कि 1 अक्टूबर 1973 को हेनरी किसिंगर, जो कि यूएसए का फॉरेन मिनिस्टर था, उसके डेस्क पर एक फाइल आती है। ये फाइल इंटर अमेरिकन अफेयर्स सेक्रेटरी की, जिसमें चिली में हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशन की पूरी डिटेल थी और कैसे यूएसए उसमें हेल्प कर रहा है ये भी पूरी रिपोर्ट। और उसमें एक सजेशन भी था कि चिली में हो रहे ह्यूमन राइट वायलेशन में यूएसए चिली की हेल्प करना बंद कर दे। इस रिपोर्ट को हेनरी किसिंगर ने पढ़ा और पढ़ने के बाद अपने साथियों से कहा कि चिली में जो कुछ भी हो रहा है वो हमारे फायदे में हो रहा है, हमें इस बात को समझना चाहिए। और ये वही आदमी है जिसको सेम ईयर नोबेल प्राइज दिया गया था। गेस करो किस चीज के लिए? पीस के लिए। हालांकि उसका अपना एक अलग कॉन्टेक्स्ट है जिस पर हम कभी बाद में बात करेंगे। यही सेम आदमी हेनरी किसिंगर, जो कि यूएसए का फॉरेन मिनिस्टर था, ये जून 1976 में जनरल अगस्तो पिनोशे से मिलता है और उनसे कहता है कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं अमेरिका आपके साथ है। चिली में सस्पेक्टेड लोगों को अरेस्ट करने के लिए और उन्हें टॉर्चर करने के लिए पिनोशे ने अलग से पूरी एक पैरामिलिट्री फोर्स खड़ी कर दी थी। इस फोर्स का नाम था डायना। और इस टॉर्चर कैंप में सिर्फ पिनोशे की पैरामिलिट्री फोर्सेस ही नहीं थी, बल्कि कई सालों के बाद सीआईए ने यह कंफर्म किया कि वहां टॉर्चर कैंप में टॉर्चर करने वालों में से सीआईए के एजेंट्स भी थे और वहां पर यूएस आर्मी के भी लोग थे जो टॉर्चर कर रहे थे। एक और देश इस सोशलिज्म और कैपिटलिज्म के प्रॉक्सी वॉर में बर्बाद हो चुका था। और ये तो बस सिर्फ एक देश की कहानी थी। सिर्फ कोल्ड वॉर के दौरान ही यूएसए ने 200 से ज्यादा मिलिट्री इंटरवेंशंस किए हैं और कई सारे देशों को उनको हमेशा के लिए तबाही के दहाने पर छोड़ दिया गया। और इस रेस में सोवियत यूनियन भी कहीं पीछे नहीं था, वो भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहा था देशों को तबाह करने में। और ये दोनों देश यानी कि यूएसए और यूएसएसआर सुपर पावर बनने की रेस में इतना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे कि इनके पैरों तले लाखों लोगों ने आकर के अपनी आखिरी सांस ली। न जाने कितनी इकोनॉमीज को तबाह कर दिया गया, न जाने कितने देशों को तबाह करके उन्हें केओस के मोमेंट में छोड़ दिया गया, जहां पर पावर स्ट्रगल में एक आदमी अपने ही पड़ोसी के, अपने ही देशवासी के खून का प्यासा बना हुआ है।
और ये सब कुछ बड़ी कंट्रीज़ ने अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाने और अपने इंटरेस्ट को बचाने के लिए किया। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो आप मेरे चैनल के और दूसरे वीडियोस को भी चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।